हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सरयू के वाले में। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम ग्राम विकास अधिकारी, समूह गौ, कनिष्ठ सहायक जैसे सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये वीडियो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की, जिस जो भी आपको पता है 40 मार्क्स का यहाँ पर से पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की, जिसमें कि हम प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यकाल पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक में भी हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, और इसका हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। इससे पहले हमने यहाँ पर ऋग्वैदिक काल क्या होता है, उत्तर वैदिक काल क्या होता है, और ऋग्वैदिक काल के साक्ष्य जो हमने देखे थे, महत्वपूर्ण ऋग्वेद देखा था, और सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, पुराण देखे थे हमने इससे पहले वाली वीडियो में। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा इससे पहले वाली वीडियो को। और साथ ही अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे को। आपने यहाँ पर 4 चीज़ें देखनी है मेरी क्लास यूट्यूब की प्लेलिस्ट से। पहला प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सबसे पहले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने हैं। यहाँ पर से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और सभी टॉपिक मिक्सअप मिलेंगे। तो वहाँ से आपको 1000+ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ये वाली क्लास है भारतीय इतिहास की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड ही होंगे। सिर्फ इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे, बाकी इससे अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। 1000+ क्वेश्चन है इसमें जो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। लगभग 500 के आसपास में हो चुके हैं अभी, और आने बाकी है इसकी क्लासेस। तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जिसमें मैंने 20 वीडियो बना दी हैं उत्तराखंड एसएससी की। हम उत्तराखंड के भूगोल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उत्तराखंड का भूगोल हमने कवर कर लिया है लगभग। और भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जिसमें हमने नदियाँ देख ली हैं, ग्लेशियर, दर्रे वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो आई होप आपने ये सारी वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर से PDF इस क्लास की लेंगे तो आप कैसे लेंगे, रवि सर यूके वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आप फाइल सेक्शन में जाके इस तरीके से जाएंगे तो वहाँ पर आपको फाइल मिल जाएंगी, PDF फाइल। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी क्वेरीज है वो सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल जैसे कि आपको पता है, इसका टाइम पीरियड 1500 BC से 1000 BC है। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल आएगा। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से आपका 600 BC तक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उसको हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में आर्थिक, सामाजिक जीवन, उनका कैसे रहन सहन था, खान पान क्या था उनका, और उनका यातायात के साधन क्या थे, उनके धार्मिक स्थिति क्या थी। ये सारी चीज़ें हम इस जानकारी में लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन जो भी विस्तार रहा है, यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर इंडिया का मैप दिखा रखा है। उसमें ये मेंशन किया है कि ये जो ऋग्वैदिक काल समाज था, सप्त सैंधव समाज था, वो कहाँ तक फैला है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में ही फैला है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये उत्तर भारत में आप देखेंगे सबसे ऊपर कश्मीर दिख रहा है, कश्मीर के ऊपर पामीर का पठार। ये सभी जगह में आप देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य हैं वो बसे हुए हैं। साथ में यहाँ पर तिब्बत का क्षेत्र दिख रहा है उत्तर में इंडिया के। और ये तिब्बत का क्षेत्र नेपाल के चाइना के अंडर आता है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सप्त सैंधव में भी ये समाज विस्तारित है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ये नदियाँ दिखा रखी हैं, यहाँ पर टोटल 7 नदियाँ हैं। ठीक है, सप्त सैंधव का मीन्स है 7 नदियाँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी मैं बताऊँगा सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो अभी आप इसको ऐसे रख लीजिए, ध्यान में रखिए यहाँ पर सप्त सैंधव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मर्षि देश आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको हम ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं। ये जो ब्रह्मर्षि देश है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गंगा नदी आती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर से यमुना नदी आके मिल जाती है गंगा में। तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसी क्षेत्र के आसपास जो भी लोग रहते थे उसको हम ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हिमालय का हिस्सा है, थोड़ा मध्य प्रदेश बीच का हिस्सा है, उत्तर भारत का हिस्सा, तो वहाँ पर इस देश को हमने बोला विंध्याचल वाला एरिया, उसको हमने बोला मध्य देश। अगर मैं इन सभी को कवर करूँ, इन सभी को एक समाज के रूप में देखूं, तो इन सभी को अगर मैं एक कनेक्ट करके देखूं तो ये सभी कुछ अंदर का आता है आर्यवर्त के। आपने आर्यवर्त भारत का नाम सुना होगा कि भारत के 4 नाम हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत
और चौथा नाम है आर्यवर्त। इसी वजह से इसको हमने आर्यवर्त नाम दिया है। आर्यवर्त आपको समझ में आ चुका होगा, ये बहुत प्राचीन नाम है भारत का। तो आर्यवर्त का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में, कि जो मैंने बताया आपको, जो भी मैप में समझाया वो किस तरीके से है। जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था उसको हमने भ्रमरसी देश बोला। हिमालय और विंध्याचल का जो क्षेत्र था उसको हमने मध्य देश कहा। और इस संपूर्ण समुच्चय को हमने बोला आर्यवर्त। ठीक है, यहाँ पर हमने सप्त सैंधव समाज की बात की थी। ये सप्त सैंधव का मतलब है नदियाँ, 7 नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं ये? सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब नदियाँ। इनका जो उद्गम है ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में जब हम नदियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ देखेंगे कि इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है। सिंधु नदी को संस्कृत में यहाँ पर सिंधु नदी ही कहा जाता है। सरस्वती को सरस्वती नदी ही कहा जाता है। सतलज को आपने याद करना है सतुद्री। ब्यास को आपने बिपाशा बसु की तरीके से याद कर सकते हैं आप इसको। रावी को आपने पौरुषणी, और झेलम का नाम है वितस्ता, और चिनाब का नाम है अस्किनी। तो ये सारे नदियों के नाम जो कि संस्कृत में दिए हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नोट करके कुछ पॉइंट लिखे, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की है। 10 मंडल उसमें थे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी उसमें कौन सी क्या चीज़ें हैं। तो इसमें गंगा का एक बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का जो शब्द का यूज किया है वो सिर्फ एक बार किया है, और यमुना का 3 बार किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है, तो आप बोलेंगे सिंधु नदी का। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। चलते हैं हम राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन जैसे कि आज का हमारा एक सिस्टम है, वो एक राजनीतिक व्यवस्था, जैसे कि आप देखेंगे संसद है हमारी, उसके बाद वहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा है, और फिर हम राज्य में आ जाते हैं, विधानसभा हो गई, फिर तहसीलें हो गई, ब्लॉक हो गई। तो ये एक राजनीतिक ढांचा है हमारा। तो इसी वजह से वहाँ पर का जो राजनीतिक ढांचा था वो कैसा था उस चीज़ को हम देखते हैं। वहाँ पर कोई भी लोग आर्य में जो भी था वो राजा व्यवस्था नहीं थी उस समय। क्या था उस समय? 5 कबीलों के रूप में इस समाज को बांटा गया था, और वो 5 कबीले जो थे वो थे पुरु, यदु, अनु और तुर्वस और द्रहयु। ये 5 कबीले थे जिनमें यहाँ का समाज बटा हुआ था। इन कबीलों को हम जन भी कहते हैं, और जो जन का मुखिया होता है यानी कि जो कबीले का मुखिया होता है, जैसे आज देश का जो मुखिया है उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, उससे ऊपर राष्ट्रपति का पद है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो कबीले होते थे उनका जो मुखिया होता था उनको हम बोलते थे जनस्थ गोपा, या फिर गोपति, या फिर राजन। आपसे एग्जाम में इनमें से तीनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा तो आप इसको चूज़ करेंगे। तो वैसे राजन जो सबसे महत्व वो है ज़्यादा सटीक, वो राजन है। उसके बाद गोपति भी है, लेकिन आप सभी को ये ध्यान में ही रखना है कि इनमें से कुछ भी आएगा तो आपने टिक कर लेना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि समाज की इकाई थी वो किस तरीके से बटी हुई थी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी इकाई थी उसको हमने जन कहा। ठीक है, जन सबसे बड़ी इकाई थी, और इसका जो मुखिया होता था उसको हम राजन या फिर गोपति कहते हैं। ये चीज़ आपने पता है। उसके बाद इससे छोटी इकाई आप देखेंगे विस, और विस के जो मुखिया का नाम है वो है विसपति। उससे छोटी इकाई में और आ जाएंगे तो हम बोलेंगे ग्राम। ग्राम का जो मुखिया है उसको हम बोलेंगे ग्रामणी। उससे भी छोटी इकाई तो ग्रह, कुल या फिर परिवार। अगर आपसे पूछे जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे छोटी इकाई क्या थी तो आप बोलेंगे ग्रह, कुल या फिर परिवार। तीनों में से जो ऑप्शन आपको मिलेगा आप उसको कर लेंगे। और उनके जो मुखिया होते थे उनका नाम है गृहपति, उनको गृहपति कहा जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राजा होता था वहाँ का, या फिर जो गोपति होता था, राजन होता था, जो जिसको हम राजन कहा, उनके एक अधिकारी भी हुआ करते थे उनकी कुछ हेल्प करने के लिए। या जैसे आज हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, और फिर पुलिस है, प्रशासन है। ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक काम करने के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार हो गए, ये सारी चीज़ें अधिकारी के रूप में कहे जाते हैं अभी वर्तमान में। इसी प्रकार उस समय जो अधिकारी होते थे उनको हम रत्नी कहते थे। ठीक है, और जो रत्नियों की संख्या थी 12 थी। इन 12 में से सभी को आपने याद नहीं करना है, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है कि उनकी संख्या कार्य क्या है, लेकिन आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। जैसे पुरोहित है, सेनानी, सेना का जो काम करेगा, ग्रामीणी, ग्रामीणी आपने अभी देखा जो ग्राम है उसका जो मुखिया होगा।
उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दूत। दूत का मतलब है सारथी, और रथकार जो रथ रथ बनाता है, क्योंकि उस टाइम पर रथें हुआ करते थे। अभी तो टाइम यहाँ पर परिवहन में आप देखेंगे गाड़ी वाड़ी जो भी है ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उस समय जो भी परिवहन के साधन थे वो रथ थे, तो इसी वजह से जो रथ बनाने का कार्य करता था उसको रथकार कहा जाता था। यहाँ पर का जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था वंशानुगत थी। वंशानुगत का मतलब यह है कि राजा का बेटा राजा बनेगा और उससे ज्येष्ठ पुत्र उसका राजा बनेगा। यानी कि इस व्यवस्था की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी। ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण तरीके से ये व्यवस्था उस समय थी, बट शुरुआत हो चुकी थी इस चीज़ की। यहाँ पर कोई कर व्यवस्था नहीं थी, यानी कि टैक्स सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। तो फिर भी टैक्स एक लिया जाता था, और वो टैक्स था स्वेच्छा से दिया जाने वाला। यानी कि आप अपनी खुद सहमति से आप कुछ भी दान में दे सकते हैं। उस दान को आपने, या फिर उपहार उस चीज़ को आप बोलेंगे, तो राजा को दिया जाने वाला जो उपहार होता था उसको हमने बलि कहा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, उस समय जो टैक्स सिस्टम था उसको क्या कहा जाता है, वो बलि। यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थाएं देख लेते हैं। जैसे आज हम वर्तमान में संस्थाएं देखते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, यूपीएससी है वगैरह वगैरह, एसएससी संस्थाएं हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, एनजीओज हैं, और वर्ल्ड बैंक है, विश्व, और सारी चीज़ें ये आप देखेंगे, डब्ल्यूटीओ, ये सारी संस्थाएं हैं एक तरीके से देखा जाए। तो उस समय की जो संस्थाएं होती थी वो भी थी, उस टाइम पे भी संस्थाएं हुआ करती थी। जैसे सबसे पहली संस्था है वो है सभा। सभा का काम क्या होता था, सभा क्या था, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सभा में आप देखेंगे कि जो श्रेष्ठ जन होते थे उनकी संख्या संस्था होती थी ये। श्रेष्ठ जन का मीन से यह है कि जो पुरोहित लोग होते थे और जो ज्ञानी लोग होते थे, उनकी श्रेष्ठ जनों की ये संस्था होती थी। और इनका काम जो होता था वो न्याय करना होता था। और न्याय करना भी ये होता था कि एक जो वहाँ के लोग होते थे उनकी रक्षा करना होता था इनका काम। और इनका काम एक महत्वपूर्ण काम है कि ये गौ रक्षा का काम करते थे, ठीक है। वो समय गाय का जो भी महत्व है वो बहुत ज़्यादा था ऋग्वैदिक कालीन में। तो उस टाइम पे गौ रक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था, तो इसी वजह से इनका जो काम है वो गौ रक्षा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। अभी हम जो वर्तमान में देखते हैं संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, तो जो राज्यसभा होती है जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, तो उस टाइम पे जो सभा होती थी वो वही कार्य करती थी जो वर्तमान की राज्यसभा करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान राज्यसभा का संबंध यहाँ पर सभा से है। फिर यहाँ पर दूसरी संस्था है जो जिसको हमने समिति कहा। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं जो लोकसभा है। लोकसभा क्या होती है, लोगों की सभा। तो ये लोअर हाउस है एक इंडिया का। उसी तरीके से यहाँ पर समिति हुआ करती थी जिसको हम आम जनों की संस्था बोलते हैं। इनका जो कार्य होता था वो राजा का चुनाव करना होता था, या फिर जो भी लूट माल का आप ला रहे हैं तो सामान, उसका बंटवारा करना इनका कार्य होता था। और ये वर्तमान लोकसभा की तरह कार्य करती थी। इसके अलावा यहाँ पर विदत, गण और परिषद, ये भी संस्थाएं हुआ करती थी, छोटी छोटी, इनसे सभा और समिति से छोटी। तो यहाँ पर सभा और समिति को आपने देखना है, बस हो गया। अब हमने देखा था यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में, इससे पहले वाली वीडियो में, सभा और समिति को यहाँ पर प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। ये चीज़ आपने पहली वाली वीडियो में पढ़ ली है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वेद का समाज कैसा था। आज जो हमारा समाज है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, और उनमें भी बटा हुआ समाज है। शादी विवाह का प्रचलन है, और भी धार्मिक क्रियाकलापों का प्रचलन है। ये सारी चीज़ समाज के अंतर्गत आती है। समाज में आप किस तरीके से रह रहे हैं, ये सारा सामाजिक ढांचा है। तो ऋग्वैदिक काल में भी समाज का एक बहुत बढ़िया ढांचा था, तो उस चीज़ को अब हम देखेंगे। यहाँ का जो समाज था वो ग्रामीण समाज था, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, मैंने ये आपसे बोला था कि यहाँ का जो लोग रहते थे वो कबीले के रूप में रहते थे। 5 कबीले आपको बताया, तो इसी वजह से इसको कबीलाई ढांचा भी बोल सकते हैं इनका जो समाज है। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे ये संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। अभी भी आप देखते हैं हमारे वर्तमान में भी संयुक्त परिवार व्यवस्था चलती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी भाई लोग हैं वो साथ रहते हैं, बट लास्ट में फिर अलग अलग हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर जो हुआ करता था वो संयुक्त परिवार था। और संयुक्त परिवार इतना बड़ा था कि आप देखेंगे कि जो मम्मी की साइड वाले और पापा की साइड वाले, यानी कि जो मदर की साइड वाले लोग होते हैं, जैसे कि नाना नानी, और जो पापा के साइड वाले होते हैं दादा दादी, सब लोग संयुक्त तरीके से रहते थे। और 4-4 पीढ़ियों तक
ये लोग साथ में रहते थे, तो इसलिए ये कबीले के ढांचा ले लिया गया था इस परिवार ने। तो इसी वजह से हमने इसको 5 कबीलों के रूप में देखा था, ठीक है। साथ में यहाँ पर परिवार पितृसत्तात्मक था, जैसे कि अभी भी वर्तमान में भी पितृसत्तात्मक ही है देखा जाए तो। यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था है, पहले अभी वर्तमान में वर्ण व्यवस्था अगर हम कनेक्ट करें तो वर्ण व्यवस्था है बिल्कुल, जिसमें हम यहाँ पर 4 जातियाँ जो कि है क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र और वैश्य। उसी तरीके से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, जो कि भेदभावपूर्ण बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक आर्य लोग रहते थे और एक गैर आर्य लोग रहते थे। जो आर्य लोग होते थे उनका मतलब है जो गोरे लोग होते थे, ठीक है। जो आर्य थे वो गोरे लोग थे, जो गैर आर्य लोग हैं वो कृष्ण वर्ण के थे, यानी कि कृष्ण वर्ण मीन्स जो थोड़े श्याम वर्ण काले रंग के लोग होते थे उनको हम गैर आर्य लोग कहते थे। और ये था वहाँ का वर्ण समाज। और वो धीरे धीरे करके फिर गोरे काले से समझ धीरे धीरे चलते चलते वो फिर अलग चीज़ों में आ गया, कार्य पर आधारित आ गया, कर्म पर आधारित आ गया। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पर जो स्त्रियों की दशा है, अभी वर्तमान में आप स्त्रियों की दशा देख रहे हैं उतनी अच्छी नहीं है वर्तमान की। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पर अत्याचार स्त्रियों के ऊपर हुआ करते हैं अभी वर्तमान में। लेकिन उस समय की अगर हम स्त्रियों की दशा देखेंगे तो एकदम सर्वश्रेष्ठ स्थिति वहाँ की मानी जा सकती है। आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ का समाज कैसा लगा, ऋग्वैदिक कालीन समाज। क्या आप चाहते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो अभी भी उस तरीके से कैरी करे? तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक समाज है वो सभा और समिति में भाग लेती थी महिलाएं यहाँ की। जो अब हम देख रहे हैं, जो अभी हमने 2 समितियाँ पढ़ी थी, सभा और समिति, उनमें यहाँ पर भाग लेती थी और वो युद्ध में भी भाग लेती थी, ठीक है। कोई भी युद्ध होता था तो वहाँ पर वो बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि बाल विवाह नहीं था, ठीक है। यहाँ पर बाल विवाह बिल्कुल नहीं था। और विधवा विवाह था, यानी कि अगर आप कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका विवाह होगा ज़रूर। अंतर्वर्णीय विवाह था, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम वहाँ पर था। और स्वेच्छा विवाह प्रचलित था वहाँ पर, यानी कि जिसको अभी हम वर्तमान में लव मैरिज बोलते हैं वो स्वेच्छा विवाह है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें प्रचलित थी। यहाँ पर आपने देखा होगा। फिर उसके बाद हमने सती प्रथा का आपने नाम सुना होगा, पुरुष के साथ ही महिलाओं का जला दिया जाता था। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं हुआ करता था। तलाक सिस्टम वहाँ पर नहीं हुआ करता था। और बहुपत्नी प्रथा, जो कि एक मध्यकालीन भारत में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सिस्टम बहुपत्नी का बढ़ गया था। तो इस टाइम पे ये बिल्कुल नहीं था। जो अविवाहित महिला होती थी उनको हम अमाजू कहते थे, ठीक है। अमाजू इनको कहा जाता था। इनका जो खान पान, और अब हम यहाँ पर खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में देख लेते हैं। ये जो लोग होते थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। और साथ में इनका जो मुख्य पेय पदार्थ था उसको हम सोमरस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप उसको मेंशन कर लेना अपने नोट्स में कि यहाँ का जो पेय पदार्थ है वो सोमरस है। और यहाँ का जो खान पान है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का है। यहाँ के जो लोग थे उनको नमक का, मछली का, रोटी चावल का ज्ञान नहीं था, इनके बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं आर्थिक जीवन। वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसे था, वो लोग अभी हम देखते हैं आर्थिक जीवन यहाँ का बहुत बढ़िया है वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेन देन है वो कैश के रूप में हो सकता है या फिर डिजिटलाइज रूप आजकल आप देख रहे हैं कैशलेस। तो ये आर्थिक जीवन है, यानी कि हमारी आर्थिक जीवन, यानी कि आप देख रहे हैं नौकरी पेशा है हमारे पास, सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, ये आर्थिक जीवन है वर्तमान का। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, यहाँ का जो प्रमुख था आप देखेंगे कृषि को ये द्वितीय पेशा कहते थे, यानी कि सेकेंडरी इनका पेशा था ये। और इनकी जो मुख्य फसलें थी उनको जौ और अनाज थे। ये अनाज को धान्य बोलते थे और जौ को यव बोला जाता है। ऋग्वेद में जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया है। अनाज को मापने का मापक उर्दर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, अनाज को मापने का जो मापक है उसको हम उर्दर बोलते थे। यहाँ का जो पशुपालन था वो प्राथमिक पेशा था, यानी कि पशुओं का पालन यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता था और यही इनका प्राथमिक पेशा था। इसका उपयोग ये कृषि में भी करते थे, यातायात के रूप में भी करते थे, खाने के रूप में भी करते थे और विनिमय के लिए भी करते थे। इसी वजह से इसको हम प्राथमिक पेशा कह सकते हैं
क्योंकि कृषि से आप करेंगे तो जैसे हम बैल से हम खेत जोतना हो गया, ये सारी चीज़ें कार्य करते हैं। यातायात में रथ के रूप में आपने प्रयोग कर लिया। खान पान में आपने मीट के रूप में यूज़ कर लिया इसको, मांसाहारी के फॉर्म में। और विनिमय के फॉर्म में, यानी कि आपने वस्तु विनिमय का नाम सुना होगा उस टाइम पे, तो इस फॉर्म में भी हम यहाँ पर पशुपालन का यूज़ करते थे। इनके जो मुख्य प्रमुख पशु थे उनमें से गाय है, और गाय जो है वो संपत्ति का द्योतक था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अन्य पशु घोड़ा, भेड़, बकरी और ऊँट या फिर कुत्ता था। और इनका जो समाज था उनको बाघ और हाथी की कोई भी जानकारी नहीं थी। इस समय बाघ क्या होता है, हाथी क्या होता है, इन लोग इस चीज़ से अपरिचित थे। यहाँ पर कुछ शब्द हैं। पर्जन्य, पर्जन्य यहाँ पर बादल के लिए यूज किया गया है। और जो सीता, सीता का शब्द यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेदिक कालीन में जो सीता शब्द है उसका क्या मतलब है। तो जो सीता है उसका मतलब है खेतों की नालियों के लिए, जो खेतों में हम नालियाँ बनाते हैं ना पानी की निकासी के लिए, तो उसी को यहाँ पर सीता कहा जाता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे शिल्प और उद्योग धंधे। यहाँ के क्या उद्योग धंधे थे? प्रमुख उद्योग आपने वस्त्र उद्योग देखा होगा। ऊन का प्रयोग ये बहुत करते थे क्योंकि भेड़ बकरियां हुआ करती थी, तो उस वजह से ऊन का उपयोग तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ही रहा होगा। लेकिन इनको कपास का ज्ञान बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे। धातु का उपयोग ये तांबा और कांसे का प्रयोग करते थे, इसी वजह से इसको अयस कहा इन्होंने। तांबा और कांसे को इन्होंने क्या कहा? अयस। और इनको चांदी और लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि आप देखेंगे कि जो सिल्वर है और जो आयरन है इनका ज्ञान उनको नहीं था। चिकित्सा, जो चिकित्सक होता था यानी कि जो डॉक्टर होता था उनको भेषज कहा जाता था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ये मैंने आपको बता दिया। परिवहन के साधन आप देखेंगे बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी, ये सारी चीज़ें इनकी क्या थी? उद्योग धंधे और आर्थिक जीवन। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन। इसमें छोटी छोटी बातें याद करनी है, लेकिन इसका अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़ा इसका टॉपिक है धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का। उसको अगर आप देखेंगे तो आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बट उतना आपने देखना नहीं है क्योंकि वो लेवल फिर हायर लेवल हो जाएगा, पीसीएस लेवल का। आपने यहाँ पर ग्रुप सी के लेवल का देखना है। तो यहाँ पर ये प्रकृति की पूजा करते थे। और कुछ शब्द हैं जैसे कि इंद्र, इंद्र जो भगवान है वो आकाश के देवता होते थे। अग्नि, अग्नि देवता का ये मध्यस्थ का काम करते थे, मध्यस्थता का काम। अगर जल की बात करें तो वरुण देवता की पूजा करते थे जल के लिए, और देवता की पूजा करते थे। बहुदेववाद था, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग देवता का प्रयोग होता था यहाँ पर। और एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एक चीज़ और, इन्होंने यहाँ पर जो गाय है, गाय को अघन्य शब्द से यूज़ कर रखा है, अघन्य कहा है इनको। ठीक है, गाय को इन्होंने अघन्य कहा है। अघन्य मतलब ये होता है जिसको मारा न जाने जाए। ठीक है, मतलब गाय के लिए यहाँ पर बिल्कुल गाय का मारना है, हंटिंग है, वो बिल्कुल बैन था उस टाइम में। तो इसी वजह से इन्होंने उस चीज़ को गाय को अघन्य के रूप में देखा। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।